नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उदयपुर रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यरत बर ग्राम निवासी कांस्टेबल मनोज सिंदल पुत्र पुखराज सिंदल का अचानक निधन हो जाने से पुलिस विभाग सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। जैसे ही उनके निधन की सूचना गांव पहुंची, परिजनों और ग्रामीणों में गहरा दुख व्याप्त हो गया। कांस्टेबल मनोज सिंदल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों, समाज के लोगों और परिवारजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके पश्चात जोधपुर रोड स्थित हिंदू मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी और पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस मार्मिक दृश्य को देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी, बर पुलिस थानाधिकारी पन्नालाल सहित जवानों के साथ साथ गांव के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से वीर जवान को अंतिम विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट। भरतपुर जिले के नदबाई कस्बे में सराफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड को लेकर तहसील मुख्यालय के सामने 7 दिन से चल रहा सर्व समाज का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। विधायक जगत सिंह की समझाइश और प्रशासन के आश्वासन के बाद धरनाकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों की प्रमुख मांगे थी कि हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। प्रशासन ने सभी मांगों को मानते हुए आश्वासन दिया है कि आरोपी जल्द पुलिस की पकड़ में होंगे। पुलिस ने हत्याकांड की रेकी करने वाले षड्यंत्रकारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। मृतक योगेंद्र चोपड़ा की पत्नी शालू चोपड़ा को संविदा पर नौकरी देने का वादा किया गया है। साथ ही बेटे की नीट की तैयारी का खर्च सरकार उठाएगी। विधायक जगत सिंह ने कहा कि परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और हत्याकांड का जल्द खुलासा होगा और सभी मांगे मंजूर होने पर पीड़िता और सर्व समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। धरना समाप्त होते ही तहसील मुख्यालय के सामने जमा भीड़ छट गई। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड के बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। गौरतलब है कि 25 मार्च को नदबाई में ज्वेलर योगेंद्र चोपड़ा अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। घर से महज 100 मीटर पहले बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले में गोली मार दी और सोने चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। चर्चित ज्वेलर व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड में अब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। यह सिर्फ लूट और हत्या की वारदात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संगठित अपराध निकला जिसकी स्क्रिप्ट जेल के अंदर बैठकर लिखी गई और बाहर उसे बारीकी से अंजाम दिया गया। इस केस की परतें खोलने में पुलिस ने 1000 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले और 750 संदिग्धों से पूछताछ की। तब जाकर इस घटना का षड्यंत्रकारी आरोपी पकड़ में आया, जिसकी पहचान हलेना थाना क्षेत्र के गांव नेवाड़ा के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पत्नी को समाज सेवी और वरिष्ठ भाजपा नेता दौलत फौजदार के द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में चेक सौंपा गया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। पेंशन के अभाव में मरने वाले 9 पेंशनर्स को दी गई श्रद्धांजलि। 4 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण आज 11वें दिन भी केंद्रीय कार्यालय मुख्य द्वार पर प्रदर्शन जारी रहा। केंद्रीय कार्यालय में आज प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स और महिला पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें प्रोफेसर BS राजपुरोहित, प्रोफेसर IP रॉय, श्रीमती नसीम बानो, प्रोफेसर KN उपाध्याय, प्रोफेसर BL गुप्ता, प्रोफेसर अशोक कुमार पुरोहित, दिनेश रामावत और रामदत्त हर्ष, BD जोशी, ओम पुरोहित, गौतम गांधी, बाबू सिंह झालामण, तेजा राम और केकुबाई आदि सम्मिलित रहे। प्रदर्शन में प्रोफेसर श्रीमती सरोज कौशल ने अपने संबोधन में कहा कि कुलगुरु को जयपुर जाकर राज्य सरकार तथा सचिवालय में उच्च अधिकारियों से बात कर पेंशन के स्थायी समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए और अब तक किए गए प्रयासों की सूचना प्रदान की जानी चाहिए। आज उपस्थित पेंशनर्स को प्रोफेसर गौतम गांधी, प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष प्रोफेसर ML वडेरा और अशोक व्यास आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पेंशन की बकाया राशि पूर्ण का भुगतान नहीं कर दिया। रिपीट, जब तक पेंशन की बकाया पूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी ने विश्वविद्यालय द्वारा देर से और केवल 1 महीने की पेंशन का भुगतान करने के लिए रोष प्रकट किया। पेंशनर्स को संबोधित करते हुए सभी ने एक मत से यह कहा कि कुलगुरु अब 100% स्वस्थ हैं और अपने नित्य कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। जोधपुर शहर से बाहर, राजस्थान से बाहर दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन जयपुर जाकर पेंशन के संदर्भ में स्थायी समाधान करने के लिए सचिवालय से वित्त सचिव के बुलावे पर भी नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार वे पेंशनर्स को देरी से भुगतान कर पेंशन का परेशान कर रहे हैं। यह केवल
अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं जो बिल्कुल निराधार है। वहीं वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है। पेंशनर सोसाइटी संयोजक अशोक व्यास ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत बकाया राशि का भुगतान करे। जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन प्रदर्शन जारी रखने की सर्वसम्मत से घोषणा की गई। पारिवारिक पेंशनर्स ने भी अब हुंकार भर ली है और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि वह पेंशनर्स की इस समस्या का शीघ्र समाधान करे, अन्यथा यह आंदोलन भविष्य में और अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जाएगा, जिसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार से अपील है कि वह इस संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही निर्णय करे और सेवानिवृत्त वृद्धजनों को राहत प्रदान करे। पिछले 4 महीने से पेंशन भुगतान नहीं होने और पेंशन भुगतान का इंतजार करते करते 8 वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है। आज इन नागरिक पेंशनर्स की शिक्षक कार्मिकों की मृत्यु के उपरांत शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और संवेदना व्यक्त की गई। प्रातः कल 11 बजे विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय पर पुनः प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार, सभी मंत्री, सभी एमएलए, ये सब हमारे विद्यार्थी होते हुए हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी होते हुए हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के नारे अपने को अब लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अरबों रुपए पेंशन के डकार रहे हैं जिनका इनको कोई अधिकार नहीं है। और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार पे जैसे धन पे सांप कुंडली मार के बैठता है उस तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जब तक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ है कि इनकी पॉलिटिकल पोस्टरों की पेंशन समाप्त की जावे, ऐसा आंदोलन 10-15 दिन में भारत में शुरू होने जा रहा है। और अपन चाहते हैं कि अपनी सबकी उसमें सहभागीदारी हो और अपन उसमें भी लीड रोल प्ले करें, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है थ्रू लेबर यूनियन और उनके साथ में लेकर के गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की उनके भी दुविधा आ रही है। सीजीएचएस के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, आरजीएचएस के पैसे नहीं मिल रहे हैं, पॉलिसी बना देते हैं और पैसे ब्यूरोक्रेट्स देते नहीं है। तो ऐसी हालत में सब स्कीमें फेल है। आरजीएचएस में लोगों ने पैसे जमा कराए। 41 जिलों की 420 से अधिक टीमों को एकजुट करने के बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट राजस्थान क्रिकेट महोत्सव भव्य समापन की ओर। राजस्थान के 41 जिलों में हफ्तों तक चले उच्च ऊर्जा वाले क्रिकेट और 420 से अधिक टीमों की भागीदारी के बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट राजस्थान क्रिकेट महोत्सव का भव्य समापन 3 मई 2026 को बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर में होने जा रहा है। इस क्षेत्र के सबसे बड़े टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक के रूप में उभरते हुए यह महोत्सव एक शक्तिशाली जमीनी आंदोलन बन गया है जो खेल के प्रति राजस्थान के गहरे जुनून का जश्न मना रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की प्रमुख खेल पहल के तहत शुरू किए गए इस टूर्नामेंट ने राजस्थान में स्थानीय मैदानों को प्रतिस्पर्धा और सामुदायिक गौरव के जीवंत अखाड़ों में बदल दिया है, जिसने उभरते क्रिकेटर्स, स्थानीय प्रशंसकों और नई प्रतिभाओं को एक ही राज्यव्यापी मंच पर साथ लाने का काम किया है। इस ग्रैंड फिनाले में राजस्थान भर की सर्वश्रेष्ठ टीमें स्टेट चैंपियनशिप के खिताब के लिए मुकाबला करेगी, जहां विजेता के लिए 11 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि रखी गई है जो उन्हें मिलेगी। जमीनी स्तर की पहचान के मानक को और ऊंचा उठाते हुए टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को पुरस्कार के रूप में एक MG हेक्टर कार दी जाएगी, जो इसे देश में उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए सबसे पुरस्कृत मंचों में से एक बनाती है। उत्साह को और बढ़ाने के लिए फिनाले का आयोजन एक भव्य क्रिकेट कार्निवल के रूप में किया जाएगा। इसमें लोकप्रिय राजस्थानी कलाकारों रापेरिया बालम और जागीरदार आरवी द्वारा लाइव प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशंसकों के लिए एंगेजमेंट जोन,
प्रतियोगिताएं और विशेष अनुभव केंद्र भी होंगे, जो खेल, संस्कृति और मनोरंजन को एक साथ जोड़कर एक ऊर्जावान उत्सव पेश करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए JSW सीमेंट के CEO नीलेश नरवेकर ने कहा, जमीनी स्तर के क्रिकेट का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, व्यापक स्तर, भरपूर ऊर्जा और वास्तविक अवसर। जब 400 से अधिक टीमें हिस्सा लेती है तो आप जानते हैं कि यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक आंदोलन है। JSW सीमेंट में हम ऐसे मंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां हर कोने की प्रतिभा को अपनी पहचान मिले। यह फिनाले तो बस एक शुरुआत है, ग्रैंड फिनाले में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। यह एक रोमांचक माहौल का वादा करता है क्योंकि पूरा राजस्थान अपने चैंपियन को चुनने के लिए एक साथ आ रहा है। कब होगा, कौन सी टीम होगी, कितने का मैच होगा, बताएगा। जोधपुर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि JSW सीमेंट व उनकी टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच का आयोजन 3 मई को रविवार के दिन जोधपुर में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। JSW का जो कि इनका उद्देश्य है कि यह केवल एक मुकाबला नहीं, जन जागरूकता है खेलों के प्रति आम जन की, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों के प्रति अपनी रुचि को जागृत करें। स्वस्थ भारत समर्थ भारत की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाते हुए इनके द्वारा यह भव्य आयोजन बरकतुल्ला स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इनके द्वारा जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, प्रसिद्ध जागीरदार आरवी और अलग डीजे, अलग यहाँ एंकर, उसके साथ ही मनोरंजन के अलग तरह का मेला का आयोजन और साथ ही 1000 से अधिक इनके द्वारा लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। तो मेरा सभी जोधपुर वासियों से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 3 मई को आपको 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बरकतुल्ला खां स्टेडियम में सपरिवार आकर इस कार्यक्रम का आनंद भी लें, क्रिकेट भी देखें और साथ ही कल्चरल जो प्रोग्राम होगा उसका भी आनंद लेवें। मेरा सभी जोधपुर वासियों से निवेदन है। जोधपुर वासियों, 3 मई बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शाम 5 बजे से आप सब सहपरिवार आएँ। यह कार्यक्रम निःशुल्क है। इसमें बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं, खेल कूद, खान पान, हर किस्म की व्यवस्था है। डे एंड नाइट मैच है, ग्रैंड फिनाले है। एक इंटरनेशनल लेवल पे जिस स्तर पे आयोजन किया जाता है किसी भी फेस्टिवल का, किसी भी टूर्नामेंट का, उस लेवल पे हम इसका आयोजन कर रहे हैं। आप जब आएंगे तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ऐसा कभी भी जोधपुर में हुआ नहीं है। सर, इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया और फाइनल में रहा? इस टूर्नामेंट में 500 से अधिक टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। हर तालुका, हर तहसील का इसमें प्रतिनिधित्व रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है और 1.5 महीने के मुकाबले के बाद, रोमांचक मुकाबले के बाद आज हम आपको ये कह सकते हैं कि 3 मई को 2 टीमें फाइनलिस्ट आपस में खेलेंगी और इसी बीच बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन और कार्निवल होगा। आप देखेंगे। मेरा नाम है आनंद। मैं JSW सीमेंट के लिए उनकी आयोजन में उनका भागीदार हूँ। हम DNA एंटरटेनमेंट्स नेटवर्क, जो कि भारत की एक बड़ी इवेंट कंपनी है, उसको बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। स्वर्गीय पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को जोधपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन उद्योग भवन परिसर शास्त्री नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विशेष रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के उद्देश्य से आयोजित किया गया। शिविर में समाजसेवी आदर्श शर्मा, भाजपा नेता शिव प्रकाश सोनी, थानाधिकारी दिनेश लाखावत और व्यवसायी पवन मेहता, पंकज शर्मा, MTM अध्यक्ष डॉक्टर विकास राजपुरोहित, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान ACP रविंद्र बोथरा सहित अन्य अतिथियों ने भी शिविर का अवलोकन कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में कुल 110 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन आशीष पुरोहित ने किया। आज 29 अप्रैल 2026 को स्वर्गीय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राजपुरोहित की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अंदर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपके माध्यम से इस भरी गर्मी के अंदर मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त शिविरों का आयोजन कीजिए इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत। 151। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।